हेलो, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद गुप्ता आपको आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का 4th लेक्चर लेने जा रहा हूं। और मैं आज बता दूं, ये लेक्चर बहुत ही आपका अच्छा होने वाला है। तो पहले प्लीज़ सभी लोग मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक कर लें, इस चैनल को लाइक करें। जो नए लोग हैं इस चैनल को लाइक किए, कमेंट्स करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को, नहीं अभी चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन बटन को दबा लें। तो मैं चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको 4 काम कर लीजिए। तो नए हैं तो इस बार पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम क्लासेस पीसीएम वाले नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके हम आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ के चले आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं। 3 लेक्चर में अब आज 4था लेक्चर है। मेरा लेक्चर काफ़ी बड़ा नहीं, मैं छोटा लेक्चर रख रहा हूँ कि ताकि आपको बहुत अच्छा सा अच्छा मैटर मैं दे सकूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बाउंडेशन नहीं है, थोड़े से लेक्चर को पढ़ें। 10 मिनट का लेक्चर है तो 10 मिनट में लेक्चर को पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, तुरंत का तुरंत याद करके चले जाते हैं। ये है कि ये स्ट्रेटेजी ये मैंने बनाई है कि मुझे 1 डे था 1 लेक्चर या 2 लेक्चर विच इज़ 10 मिनट्स 10 मिनट्स में अप्रोक्सी एक लेक्चर हो जाए, और ताकि वो लेक्चर आपको तैयार हो जाए। जब तक वो लेक्चर तैयार नहीं होगा तब तक आप बेकार रहे, हाँ अपनी स्टडी खराब होती है। तो स्टडी को रिवीजन बहुत करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी लेक्चर 4 आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेक्चर 1 हमारा बेसिक था, मैंने एकदम अच्छे से समझाया है, तो उसमें जाके आप अच्छे से समझ लीजिएगा लेक्चर 1 को। फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे। हम न्यूमेरिकल्स एक न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको, एक वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तब एक चैप्टर से स्किप करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैं नवंबर दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस जो है 12th स्टैंडर्ड का वो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको दूंगा। बशर्ते आप चैनल पे लगे रहिएगा। चैनल को बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबका भला हो पाए। ठीक है ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में है क्या। तो आज है जो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण क्या होता है बेटा? किसी चीज पर अध्यारोपण, कोई एक व्यक्ति है उसके ऊपर रोपण कर देना। ठीक है, ऐसे लाइट का होता है, लाइट में भी प्रकाश के ऊपर कोई चीज आके रोक के छाया कर दे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, किसी एक लोगों के ऊपर कई लोग आके दब जाए, लग जाए, तो इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण मतलब एक व्यक्ति है, उस पर लेके हम कई सारे फोर्सेस एक व्यक्ति के ऊपर लगे हों। तो अगर इस तरह का कोई क्लेरिफिकेशन आता है, अगर इस तरह की कोई भी वाक्य आती है, तो उसे अध्यारोपण का सिद्धांत के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। जिसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या इसमें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? तो देखिए बेटा, बहुत अच्छे से आपको लैंग्वेज में मैंने सही तरीके से लिख के रखा हुआ है कि बस खाली आपको मैं बोलूँगा, आपको बात समझ में आएगी। यदि कोई निकाय, यदि कोई सिस्टम, मान लीजिए निकाय का मतलब होता है सिस्टम, यदि किसी सिस्टम में निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है। अगर कोई निकाय जो है अनेक आवेशों से मिलकर बना है, मान लीजिए एक निकाय है, निकाय अनेक आवेशों से मिलकर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn आवेशों से मिलकर बना है, निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उससे किसी एक आवेश पर हमने बोला था ना अध्यारोपण मिल रहा है, तो उससे किसी एक आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होते हैं। क्या बोल दिया गया बेटा? तो एक आवेश पर लगाए गए अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल के परिणामी बल के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर से देखिएगा, यदि कोई निकाय, यहाँ पे देखिए लिखा भी हूं, यदि कोई निकाय अनेक आवेश से मिलकर बना है,
पहले याद किया, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उसमें से किसी एक आवेश पर, तो उसमें से Q1, Q2, Q3, Q4 में से मान लेते Q1 पर Q1 आवेश पर एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, उस पर कार्यरत लगने वाले परिणामी बल अन्य आवेश के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो एक बल लगाए गए, एक आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो उनके सदिश योग मतलब उन बलों का योग जोड़े के बराबर होगा, आवेशों के जोड़े के योग के बराबर होता है। तो मतलब कि सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मतलब एक आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश वेक्टर के बराबर होता है। तो अब योग सदिश योग वेक्टर के बराबर होता है, जिसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। तो फिर मैं पढ़ देता हूँ फिर से एक बार और अच्छे से। सुपरपोजिशन किसे कहते हैं? यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है तो उनमें से किसी एक आवेश पर, तो निकाय के तो उनमें से बहुत से आवेशों से मिलकर बना है, तो Q1, Q2, Q3, तो उनमें से मान लिया एक आवेश Q1 है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगा हुआ कार्यरत परिणामी बल, उनमें से किसी एक आवेश पर लगा गया परिणामी बल मतलब सभी बल, लगा हुआ परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम प्रूफ कर लेंगे और आपको बताते हैं कैसे ये बराबर होता है, उसको हम देख लेंगे। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, एक आवेश Q1 है जिस पर आरोपित Q1 है, फिर एक आवेश Q2 है, Q3 है। तो इस पर लगने वाला बल क्या है? F13 वेक्टर Q1। इस पे देखिएगा, देखें बेटा, Q1 यहाँ पे मैं इस पॉइंट को Q1 बोल रहा हूँ। Q1 ये आवेश है, इस पर कार्यरत है Q3, तो Q3 दूसरा आवेश है। तो यहाँ से मिला हमारे क्या? F13 वेक्टर, एक बल हो गया। फिर ऐसे Q1 से जुड़ा है Q4, तो हो गया बल आ जाएगा F14 वेक्टर। Q1 से 5 जोड़ दिया है तो F15 वेक्टर। Q1 से 6 जोड़ देंगे F16 वेक्टर। Q1 से 7 जोड़ दें तो F17 वेक्टर। तो Q1 से 8 जोड़ दें तो F18 वेक्टर। Q1 से 9 जोड़ दें तो F19 वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ? Q1 को सापेक्ष मान लिया है, Q1 एक वेक्टर है जिसके सापेक्ष अन्य वाले को चला रहे हैं। तो 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 वेक्टर ऑफ बल, परिणामी बल F से। F बराबर देखिए, तो पहले 1 पे अगर 1 पर Q2 लग रहा है तो Q1 Q2 पर तो F12 वेक्टर। ऐसे मान लीजिए सपोज बहुत से आवेश है, तो मैंने मान लिया QN आवेश, तो Q1N आवेश F वेक्टर इक्वल टू 1N आवेश वाला वेक्टर हो गया। तो यहाँ तक का बेटा समझ में आया होगा, QN बराबर 1N F वेक्टर। अब हमें जानते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मालूम है बेटा। देखिए, नंबर 1, यदि कोई निकाय n आवेशों से मिलकर Q1, Q2, Q3, Qn से मिलकर बना है तथा आवेश Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा Q1, Q2, Q3, Qn लगाए गए बल क्रमशः F12, F13 जैसे Fn हो, तो डायग्राम में दिखाया गया चीज को देखिए बेटा। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई निकाय पर Q1 पर
यदि कोई निकाय Q1 पर, यदि किसी निकाय में Q1 पर लगाए गए Q2, Q3, Q4, Q5 और Qn से आरोपित बल कौन कौन से F12, F13, F14 डैश 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 F1n वेक्टर हो तो कुलाम्ब्स के नियम, तो इसके द्वारा लगाया गया परिणामी बल क्या हो जाएगा? परिणामी बल बराबर F1 वेक्टर इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश 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 F1n। ये प्रणामी वेक्टर F मान लिया। F प्रणामी वेक्टर F वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे? F1 वेक्टर इक्वल टू, जैसा कि दिखाया गया, F1 वेक्टर इक्वल टू F12, F13, F14 डैश 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 Fn। बेटा लिखा हुआ थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बार बार मैं बोल के पूरा बोल दे रहा हूँ। तो देखो, यदि आवेश Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों के स्थिति सदिश क्रमशः, अब दूरी आवेश से निकाय के बीच की दूरी अगर क्रमशः ले लिया जाए R21, R31 डैश 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 Rn1 हो, तो ये तय की गई दूरी अगर ले ली गई आवेशों से स्थित दूरी, आवेशों से एक स्थित दूरी, ये आवेश इतनी दूरी पर है तो वो दूरी हो गई R21 वेक्टर, R31 वेक्टर, यहाँ से लिया R इसके लिए R21 वेक्टर, R31 वेक्टर, R41 वेक्टर, R51 वेक्टर, R61 वेक्टर, R71 वेक्टर, R81 वेक्टर डैश 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 Rn1 वेक्टर। ठीक है, N1 वेक्टर हो जाएगा। तो कारण से ये सब चीज़ों को आप ध्यान से मेरी लैंग्वेज को सीख लीजिएगा। यहाँ पे ये हमारी स्थिति वेक्टर है, क्योंकि आवेश एक दूरी पर स्थित होता है। आवेश एक स्थिति दूरी पर स्थिर होता है। अब हम बाय कुलाम्ब्स लॉ, कुलाम्ब्स का लॉ क्या कहता है? कुलाम्ब्स से दैट अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे के स्थित बिंदु आवेश पर, ठीक है, कार्यरत हो, उनके बीच की दूरी r हो, तो कूलॉम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, कूलॉम्स का लॉ कहता है। तो यहाँ पे कूलॉम्स के नियम के अनुसार F वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 R वेक्टर का R स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2 R1 R2 का स्क्वायर और R21 कैप, मैंने कैप के द्वारा दिखाया है, तो कैप में कैप हो गया। फिर 13 बराबर 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन 13, बेटा 13 R, जैसे कि यहाँ पे ये जो आवेश क्रम चलता है वो यहाँ पे चलेगा R13 का स्क्वायर और यहाँ पे उसी का 33 R31 का कैप डैश 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 1/4πε0 1n स्क्वायर अपॉन Rn1 कैप। ठीक है, फिर से देख लो परिणामी बल क्या है। देखो भाई कैसे, बेटा यहाँ पे सिमिलर लेना है जो बुक्स में दिया है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है? R स्क्वायर की जगह हमारे पास है R21 कैप अपॉन R12 स्क्वायर। 1/4πε0 13 के लिए F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 1 R3 स्क्वायर और R31 कैप। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/3 के लिए R वेक्टर F इक्वल टू F1n बराबर 1/4πε0 Q1 N1 R1n स्क्वायर Rn1 कैप। ठीक है, अब हम देखेंगे 1/4πε0 जो परिणामी वैद्युत बल अध्यारोपित बल की कुल संख्या बराबर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग कुल वैद्युत बल इक्वल टू F1 बल इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 कैप।
4 1 dash 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 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q1 qn r 1 n स्क्वायर r n 1 कैप। ये हमारा डेरिवेशन हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ये पूरा डेरिवेशन हुआ बेटा, और यही आपको आता है कई बार पेपर में पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला सुपरपोजिशन हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग आते हैं एक अच्छे टॉपिक पे जिसको मैं आपको डिक्टेट करता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखेंगे, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं छोटे से टॉपिक है इसका, जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन स्थिर वैद्युत। ठीक है, रिलेशन या कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है, कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण 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 कूलाम का के नियम और गुरुत्वाकर्षण के बीच में तुलना के बीच में तुलना। देखिए बेटा, कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम के नियम का विद्युत बल, कूलाम के नियम का वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण के बल के बीच में क्या तुलना करके क्या प्राप्त होता है, ये कितने बराबर है कितने क्या नहीं, उससे हम लोग दोनों को कंपैरिजन करते हैं। पहले लिखेंगे कूलाम्स लॉ बाय कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है, देखिए कूलाम का नियम इक्वल टू F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर Q1 Q2 अपॉन F बराबर Q1 F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज नोन एज कूलाम्स लॉ एंड कूलाम्स लॉ कहेंगे QC से लिख लीजिए। और गुरुत्वाकर्षण नियम ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, F बराबर Fg वेक्टर बराबर होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको पता है कि अगर लेट कर ले मान लें इक्वेशन 2 लेट किया, माना लेट करते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर R बराबर 1, R बराबर 1, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 R3 R बराबर 1 अगर हो तो क्या होगा, FC बराबर 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अच्छा भाई इतना तो मुझे समझ में आया, 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल लॉ में M1
इक्वल टू m2 इक्वल टू r, देन Fg बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, तो देखा जाए बेटा, कूलम्ब्स का लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में तुलना अगर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आता है, ओरिजिन जो रिजल्ट आता है, तो एफ जी अपॉन क्यू जी को अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो एफ जी अपॉन एफ सी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, या एफ सी देखिएगा तो एक बहुत ज्यादा ताकत निकल के आएगी। ग्रेविटेशनल, थोड़ा सा यहाँ पे चीज देखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू ज्यादा होती होगी तो थोड़ा सा इसमें वो रोकेंगे। तो मैं बता दूं, वैसे जनरली होता क्या है, थोड़ा सा इसको मोटो ले जाता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूँ। हमारा जो एफ सी है, एफ सी और इज लेस देन एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सॉरी, हमारा कूलाम्ब का लॉ, कूलाम्ब्स फोर्स, कोलम्बियन फोर्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, वैद्युत बल जो है ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, क्योंकि अभी हमने वहां से प्रूफ से भी देखा, ठीक है, प्रूफ से भी देखा आपने कि ग्रेविटेशनल बल कितना गुना ज्यादा है उससे, क्योंकि आपको अगर देख के देखा तो था आपने। चलिए अब कर लेते हैं इसको। तो एफ सी अपॉन एफ जी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 10 और 8, ये 2 पॉइंट और हटा दो तो 9 इंटू 10 की पावर 11 और 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये 20 तो ऐसे ही हो गया। 20 और 20 अपॉन 6.67, ये पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, डिवाइड करेंगे, इससे इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सी में जो जी की वैल्यू आती है एफ सी अपॉन एफ जी जो होती है, लगभग जो होता है, जो जी होता है प्रोटॉन के केस में, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए जो प्रोटॉनों के बीच में जो बल लगता है, न्यूक्लियर बल, विद्युत बल, वो कितना लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल का 36 गुना है, वो 10 की घात 36 गुना है गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, गुना गुरुत्वाकर्षण बल के। ठीक है बेटा, गुरुत्वाकर्षण